जैसे कि आपको पता है, दिसंबर 2021 में आईसीआई के इलेक्शन है, एंड टू नो द विजन ऑफ कैंडिडेट्स वी आर इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स। तो इसी कड़ी में आज हम मिल रहे हैं सीए राजेंद्र नारंग जी से। राजेंद्र नारंग जी 27 साल से प्रैक्टिस में हैं एंड 1994 में इन्होंने क्वालिफाई किया और ये फतेहाबाद हरियाणा से हैं, अ स्मॉल टाउन, और 2 बार ये एनआईआरसी मेंबर रहे हैं और 1 साल सेक्रेटरी भी रहे हैं एनआईआरसी के। आई वेलकम यू सर ऑन दिस शो। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जैसे आप एनआईआरसी मेंबर रहे हैं और छोटे शहर से आप बिलोंग भी करते हैं, आप इस दौरान लोगों से इंटरेक्ट करा होगा, हाउ डिफरेंट यू फील कि छोटे शहर में प्रैक्टिस में ये इश्यूज हैं विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन मेट्रोज, एंड when we talk about small firms in small towns, these are MSME firms, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज की डेट? अब शेख जी, जहाँ तक बात है स्मॉल फर्म का, चाहे वो स्मॉल टाउन्स के अंदर हैं या फिर स्मॉल सिटीज़ के अंदर हैं या कहीं भी हैं, मेरा ये मानना है कि इस स्मॉल फर्म्स के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। हम चाह कर भी उनको ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से बाहर नहीं ला पा रहे और उसके बिना उनका गुजारा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम एक देखते हैं अभी चार्टेड अकाउंटेंट किस लिए बना? ऑडिटिंग के लिए। कहने को तो हम जो मर्जी कहते रहे भी नहीं, हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन काम करेंगे क्या, कहाँ करेंगे? आज उनके लिए जो सर्वाइवल के रीजन है जो स्मॉल फर्म्स के लिए, वो 100% डिपेंड हैं इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, कंपनी ऑडिट, रिटर्न्स फाइलिंग, चाहे वो जीएसटी की है चाहे इनकम टैक्स की है। लेकिन डे बाय डे उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन ऑडिट्स का कम होना, और जहाँ तक हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में अगर यही चलता रहा तो उनके सामने ऑडिट वर्क ख़त्म ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले फ्यूचर के अंदर स्मॉल फर्म्स की है, क्योंकि उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं ऑडिट्स कम होते जा रहे हैं, तो जैसे जीएसटी ऑडिट तो ख़त्म ही हो गया है, इनकम टैक्स ऑडिट के लिए जो टैक्स ऑडिट होता है उसकी लिमिट इतनी ज़्यादा हो गई कि ज़्यादातर फर्म्स उससे बाहर हो गई है। जहाँ तक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इसकी भी बात चली है, इसको टर्नओवर बेस्ड ले आएंगे, और बहुत सारी फर्म्स हैं जो इस ऑडिट पर भी डिपेंडेंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑडिट पर भी डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट्स भी कम होते जा रहे हैं। अभी हमने आरबीआई का एक सर्कुलर देखा जिसमें एक पार्टनरशिप को मना ही कर दिया गया कि वो ऑडिट ही नहीं कर सकती, ओनली अ पार्टनरशिप फर्म कैन कंडक्ट ऑडिट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इस तरह जो ये सर्वाइवल का इशू बन गया है स्मॉल फर्म्स का या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का, इसको हम आगे लेकर कहाँ जाएंगे? कई बार कहा तो बहुत जाता है कि साहब नए एवेन्यूज़ पर जाएंगे, पर नए एवेन्यूज़ होंगे क्या? किस तरह की प्रैक्टिस होगी आगे? देखो, जहाँ तक बात है आने वाले टाइम के अंदर 2 तरह की प्रैक्टिस चलेगी। एक ट्रेडिशनल जहाँ हम कंप्लाइंस कर सकते हैं, सेकंड हम वेब बेस्ड काम कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल फर्म्स के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि वो बात करेंगे हम इंटरनेशनल का काम कर लेंगे या हम कोई ऐसा नेटवर्किंग कर लेंगे। ये बातें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सब ने अपने अपने एरिया में काम करना है। वहाँ जहाँ वो काम कर रहा है उसको वहाँ काम मिलना चाहिए। आज अगर ये काम के सोर्स कम हो रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल हमारे जैसे लोगों का है, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है वो है बड़ी बड़ी फर्मों से। आप कह रहे थे अभी कि बैंक ऑडिट्स कम हो रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स को लाया जा रहा है, उनकी एक स्टैंडिंग है अभी 6 साल तक लाना चाहिए। तो ये पॉलिसी किसने बनाई? गवर्नमेंट तो नहीं बनाती ना, उसको सुजेस्ट कौन करता है? हमारी ही कमेटीज। अगर हम उनको समझाएंगे कि भाई आप ये पार्टनरशिप फर्म्स या 6 साल का गैप है इसको छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं भी ठीक है 6 साल तक एक गैप आ रहा है, उसके बाद हम ऑडिट देंगे। बैंक ऑडिट है 3 साल तक हम किसी भी सीए को बैंक ऑडिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्या हमारा स्टैंडर्ड इतना डाउन आ चुका है कि हम ये मान रहे हैं कि जिसको हमने सीए बना दिया वो अभी इतना कैपेबल नहीं है कि वो ऑडिट कर सकता है? अगर वो ऑडिट नहीं कर सकता तो हम उसको सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं प्रैक्टिस का? जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनको दे रहे हैं तो उनके ऊपर बैन क्यों लगा रहे हैं कि आप इतने पीरियड तक ऑडिट नहीं करोगे? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, जहाँ तक मेरा मानना है।
लेकिन हमारी लीडरशिप अब उस पूरे के पूरे काम को कैप्चर करना चाहती है, क्योंकि हमारी काउंसिल के अंदर बड़ी फर्मों का कब्जा है। इसी बात पर मैं आता हूँ कि जो छोटी फर्म्स हैं या छोटे टाउन से हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में क्यों नहीं? जहाँ तक मेरा मानना है, छोटी फर्म्स चाहती तो हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहती। उन्हें बाद में जब इलेक्शन का पीरियड आता है, बड़ी फर्में आती हैं, उन्हें साजबाग दिखाती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उस बुलावे में आ जाते हैं। इलेक्शन ख़त्म, काम नहीं। बेस लेवल पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बड़ी फर्में आएंगी, आपके सामने इलेक्शन में आई, उनके कैंडिडेट भी आए, तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगी, वो काम करेंगी अपने लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग आगे आएँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, तो हमें अपने में से किसी एक को भेजना होगा जो हमारी आवाज़ बन सके। लेकिन इसका कई कई लोग ये भी बोलते हैं कि सिर्फ कुछ ही फर्मों के पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वर्क है, और जैसे हम सोचते भी हैं हमारी 70-80% जो छोटी फर्म्स हैं उनके पास रेवेन्यू कम है, तो 70-80% नहीं, अगर हम रिकॉर्ड चेक करें 90% हमारी स्मॉल फर्म्स हैं। अगर हम रेवेन्यू का शेयरिंग देखते हैं तो मोर देन 90% शेयर लेस देन 10% फर्म्स के पास है। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लो। आज बड़े बड़े ऑडिट किसके पास हैं? अभी मैं पीछे कहीं मेरी डिस्कशन हो रहा था तो किसी एक मेंबर ने बोला कि पंचायती राज के अंदर 300 करोड़ का बजट है और ऑडिट फीस का। मैंने उनसे क्वेश्चन पुट किया कि 300 करोड़ का बजट कौन सी फर्म के पास है? उंगलियों पे इसको गिना सकता हूँ कि कितने फर्में हैं जिनके पास वो ऑडिट जा रहा है। ये तो वो तो टेंडर की कंडीशंस होती है ना कि भाई इतना करोड़ का टर्नओवर होगा तभी आपको ऑडिट मिलेगा। टेंडर बनाया किसने? ये सिस्टम किसने डेवलप किया? हमारे लीडर्स ने। अगर इंस्टीट्यूट ये बैन लगा सकता है कि हम 45 से या 60 से या 50 से इतने ओवर ऑडिट नहीं कर सकते, तो वो बैन ये क्यों नहीं लगा देता कि हम टेंडरिंग सिस्टम नहीं लागू करेंगे? तो फिर काम कैसे मिलेगा? वही है ना, जब हमने ही कर दिया। सपोज हमारी एक फॉर्म है, मुझे किसी को काम देना है, मुझे ये चाहिए देखना होगा कि मेरा जो काम का वॉल्यूम है वो कौन सी फर्म कर सकती है। मैं ये कंडीशन तो लगा सकता हूँ कि भाई पार्टनरशिप फर्म हो, उसमें 4 CA हों, 5 CA हों, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि उसकी टर्नओवर 25 लाख हो, टर्नओवर उसकी 3 करोड़ हो, टर्नओवर 4 करोड़ हो? इट्स मीन मैं वो कंडीशन कुछ एक फर्मों के लिए ही लगा रहा हूँ। चलिए, ये आपकी बात मान भी ली, फीजिबल भी थी, लेकिन इससे छोटी फर्म को, छोटे टाउन में बैठी फर्म्स को बेनिफिट कैसे मिलेगा? आज पंचायती राज ऑडिट की बात करते हैं। पंचायतें कहाँ हैं? क्या बड़े शहरों में है? स्मॉल टाउन्स के अंदर है ना। आज अगर एक स्मॉल टाउन का पंचायती राज का ऑडिट होना है और उसकी ऑडिट करने के लिए कोई बड़ी फर्म आ रही है, क्यों? अरे वहाँ के CH को दो ना। गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट का काम ये तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर है, वो कहाँ पे है? डिफरेंट एरिया में। जिस फर्म का जहाँ स्टैंडिंग है, जहाँ काम है, वहाँ उनको अलॉट कर दो, टेंडरिंग सिस्टम हटा दो, तो काम अपने आप उन लोगों को मिलेगा। तो ये तो आज की डेट में कार्टेल सिस्टम के थ्रू भी होता है। बड़ी फर्म काम उठा लेती है और जो एरिया बेस्ड फर्म से उनको काम देती हैं कुछ पैसे। एक ऑडिट आपने बड़ी फर्म ने उठाया कि मैं 10,000 पर पंचायत का ऑडिट कर दूंगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वो खुद तो कर नहीं रहे, वो वहाँ के लोकल CA से बात करती है कि क्या आपने 2,000 के अंदर ये काम करना है? उसके पास काम नहीं है, वो उसका काम करता है। जो उसको 10,000 मिलना चाहिए था उसको 2,000 के अंदर सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो ये गैप किसने दिया? चंद लोगों ने। बार बार आप घूम के देखो, पूरी काउंसिल के अंदर देखो, वही चेहरे, वही घराने, वही सपोर्टर लास्ट में उठ के आएंगे, सब कुछ बोलेंगे, उसके बाद कहेंगे जी आप इस पर्सन को जिता दो, ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे भाई, काम अच्छा कर रहा है तो आज तक चेंज क्यों नहीं हुआ? क्यों आज 90% फर्म्स के पास 10% की इनकम है? बड़ा सिंपल सा है। लेकिन जब तक मेंबर ये बात सोचेंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। इलेक्शन आएंगे, हम देखेंगे कि अरे वाह, बहुत अच्छी पार्टी कर दी, बहुत कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बातें कर दी। प्रैक्टिकल में क्या है? सर्वाइव तो नहीं कर पा रहे ना। गैप आज बड़ी फर्मों और छोटी फर्मों में डे नाइट का फ़र्क है। तो जैसे आपने कहा कि स्मॉल फर्म्स के लिए इश्यूज हैं, तो ऐसी ही कुछ समस्याएं तो फीमेल प्रोफेशनल्स के साथ भी हैं।
जो स्पेशली जो स्मॉल टाउन्स में फीमेल्स हैं, ना तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है छोटे शहरों में, ना ही उनके पास कोई प्रैक्टिस सेटअप करने का या प्रोफेशनल कोई अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए भी क्या कोई विजन है आपके पास? अभिषेक जी, आपकी बात ठीक है। स्मॉल टाउन के अंदर जो हमारे फीमेल मेंबर हैं, मैंने देखा है उनके सामने भी बहुत बड़ा इश्यू है अपना प्रैक्टिस चलाना। उसका मेन रीज़न ये है कि स्मॉल टाउन के अंदर फीमेल मेंबर के पास जल्दी से कोई जाता नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक सिस्टम ऐसा बन चुका है। आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हल होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि डे बाई डे हमारे चेंज आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है प्रेजेंट के अंदर, मेरा ये मानना है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट की सेक्शन 8 की कंपनीज हैं जिनको इंस्टीट्यूट लीड करता है, उसमें बहुत सा गवर्नमेंट का वर्क आता है। हम ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि हम ये जो इस तरह के काम हैं हम अपने फीमेल मेंबर को अलॉट करें, ताकि वो घर बैठ के अपना काम करें। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर पेपर चेक होते हैं, हम पेपर चेक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देते हैं। हम वो फीमेल मेंबर को कह सकते हैं भी आप आओ ये काम करो, ताकि उनको घर बैठे काम मिले। जैसे आपने एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करी, तो आजकल स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हैं एग्जामिनेशन से या एग्जामिनेशन बोर्ड से। कुछ साल पहले हमने एक आंदोलन भी देखा था जो कि मार्क्स को लेकर हुआ था, और आज की डेट में कुछ बच्चे एनोमियस होकर ट्विटर्स पर लिखते हैं, कुछ केसेस में PIL तक फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस तक चले गए हैं। तो आप इसको किस तरह लेते हैं? क्या स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ विजन है आपके पास, या आप इसको कितना गलत मानते हैं, सही मानते हैं कि पब्लिक फोरम पर अटैक करना स्टूडेंट्स को? देखो, जहाँ तक बात है एग्जामिनेशन सिस्टम की, जितना मैं जानता हूँ हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही सॉलिड है। उसको अगर हम ये चाहें कि हम किसी का कोई फ़ायदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। स्टूडेंट ने जो काम किया है, जो उसने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग उसको मार्किंग मिलता है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी की कुछ कमी है जो मुझे लगती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होना चाहिए। जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारी पेरेंट बॉडी है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर। प्रैक्टिकली क्या होता है, स्टूडेंट को कई बार कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता, लेकिन वो फेसबुक पे ऐसा लिख देंगे पता नहीं क्या हंगामा हो गया। जहाँ तक मुझे लगता है स्टूडेंट फेडअप हो गया बार बार फेल होने से। अभी पीछे एक मीटिंग के अंदर हमारी डिस्कशन चल रही थी कि मीटिंग में बताया गया कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बैठे थे तो वहाँ ये बात हुई कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ओनली 3% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं। मेरा इससे उल्टा मानना है, 97% हमारे स्टूडेंट फेलियर है, और उसकी वजह हमारा सिस्टम। हम लोगों ने आउटपुट पे तो कंट्रोल लगाया हुआ है, लेकिन इनपुट पे कंट्रोल नहीं है। अगर हम एंट्री लेवल के ऊपर अपने सिलेबस को इतना टफ कर देते हैं कि जो लोग सीए कर सकते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड को मीट आउट कर सकते हैं, वही लोग आ पाएंगे। अगर हमारी इनपुट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आउटपुट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो जो बंदा इसमें आएगा एक सीए बन के निकलेगा ना। आज जो 97% लोग रह गए, सीए नहीं बन पाए, उनका फ्यूचर का क्या हुआ? क्या करेंगे वो? जॉब का पीरियड उनका निकल गया, स्टडी का पीरियड उनका निकल गया, और ये लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कुछ कर सकते थे वो अब नहीं कर पा रहे। कमी हमारे सिस्टम में है। उन चीज़ों से स्टूडेंट फेडअप होके ये एजुकेशन करता है। एक तरफ स्टूडेंट्स परेशान हैं, दूसरी तरफ मेंबर्स भी परेशान हैं। स्पेशली आजकल जो नया इनकम टैक्स पोर्टल आया है, कुछ वेबसाइट से भी समस्याएं हैं, लेकिन एक इनकम टैक्स पोर्टल भी नया आया है और वो सही नहीं चल रहा था, और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी और ICAI को 7 मेंबर कमेटी बनाई थी। उसकी अभी तक रिपोर्ट पब्लिक में डोमेन में नहीं आई। तो आपका इस पर क्या मानना है? आप तो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, वेब पोर्टल से आप कितने खुश हैं, ना खुश हैं? देखो, जहाँ तक वेब पोर्टल की बात है, ये तो जैसे मैं परेशान हूँ, सब परेशान हैं। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे इंस्टीट्यूट की कमेटी बनाने की, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कमेटी क्यों बनाई गई थी। क्या हम वहाँ पे बैठ के ये सिस्टम डेवलप करेंगे कि पोर्टल सही चले? जब गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी कंपनी को दिया है ऑर्डर, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारे इंस्टीट्यूट का इसमें काम नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। एक कुछ फेसबुक पर कुछ ट्वीट्स घूम रहे हैं, आज कुछ पोस्ट घूम रही हैं जो कहते हैं साहब इस CA इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण होना चाहिए। इस पर आपकी क्या विचार है? CA इंस्टीट्यूट में आरक्षण मैं नहीं मानता कि ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर वही आता है जो एक इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे आदमी को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। और
आपका विजन क्या है? अगर आप जीत जाते हैं तो क्या विजन है आपका? आप कहाँ लेकर जाएंगे? इंटरनेशनली टाई अप करवाएंगे या कोई नए वेन्यूज़ पे बात करेंगे, या जो करंट सिस्टम है जैसे हमारी कमिटीज़ बन जाती हैं और वो खूब नॉलेज इम्पार्ट करती हैं, सेमिनार्स कराती हैं, वेबिनार्स करा रहे हैं आजकल, तो क्या आप इस तरह ही कुछ विजन रखते हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा सोचना है, अगर मैं इलेक्शन जीत के आया और मैं किसी कमेटी को मैं चेयर करूँगा तो मैं कम से कम उसके अंदर सेमिनार्स नहीं कराऊँगा, क्योंकि कमेटी का जो काम है एक पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करना, ना कि सेमिनार कराना। सेमिनार कराने के लिए रीजनल काउंसिल है ना, आप अपनी पॉलिसी बनाओ, रीजनल काउंसिल को अपना काम करने दो। आज कोई भी मेंबर इलेक्ट होके आता है, उसके पास एक लिमिटेड टाइम है काम करने का। अगर वो उसमें से मैक्सिमम टाइम सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में लगाएगा तो मेंबर के इंटरेस्ट में कब सोचेगा, वो गवर्नमेंट से कब बात करेगा। मुझे अपनी ब्रांड बिल्डिंग कमेटी के थ्रू नहीं करनी, और ना मैं चाहता कि हमारे मेंबर ऐसा करें। कमेटी का पर्पज है इंटरनल काम करना, ना कि सेमिनार करना। अगर सेंट्रल काउंसिल में ये सोच के जा रहा हूँ कि मुझे सेमिनार करने हैं, तो सॉरी, मैं कभी भी सेमिनार्स का पार्ट नहीं बनूंगा। रिसेंटली एक कमेटी ने फ्री सॉफ्टवेयर ऑफर करा और फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उस पर कोई विचार? देखा है मैंने, अगर हम डीपली स्टडी करें तो कितने पीरियड के लिए आपको फ्री दे रहे हैं। आप थोड़े टाइम उसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद आप हैप्चुअल हो जाएंगे, उसके बाद वो पैसे लेंगे। तो वो काम आपके लिए नहीं हो रहा, वो काम उस कंपनी के लिए हो रहा है। आज पीछे हमने देखा अभी कुछ लैपटॉप हैं सस्ते दे रहे हैं, कुछ ये प्रोडक्ट सस्ते दे रहे हैं। यार हमारा ये काम नहीं है, इंस्टीट्यूट का काम ये सस्ते प्रोडक्ट लेना नहीं है, प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। इंस्टीट्यूट का काम है आपके पास पॉलिसीज बनाना, प्रोफेशन के इंटरेस्ट में काम करना। क्या हमारा ई कॉमर्स का काम है? जिस रेट के ऊपर हमारी कमेटी उसको लेके आ रही है प्रोडक्ट्स को, वो तो ई कॉमर्स पे आपको वैसे मिल जाएंगे। तो हम अपना मैक्सिमम टाइम क्या कर रहे हैं, सेल करने के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बड़ी मज़ेदार रही आज की चर्चा आपसे। थैंक यू, आई विश ऑल द बेस्ट। बट लेकिन लास्ट में आप एक बात, अगर आपको वोट दें तो किस लिए दें? अगर मेंबर मुझे वोट देता है, अगर आप मेरा पास्ट देखो, जब मैं रीजनल काउंसिल के अंदर था, मैंने हमेशा स्मॉल टाउन्स के लिए काम किया, स्मॉल फर्म्स के लिए काम किया। पूरे हरियाणा, पंजाब, आप पूरे रीजन में देख लो, जहाँ भी मेंबर थे हम लोगों ने वहाँ ब्रांचें बनवाई। हर 40 किलोमीटर के बाद अप्रॉक्सीमेट आज एग्जामिनेशन सेंटर है। ये चीज़ें पहले भी बन सकती थी, तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं रीजन में था, मैंने देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, मैंने उनको दूर किया। स्मॉल फर्म्स के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि प्रोप्राइटरी फर्म्स को पहले कॉन्करेंट ऑडिट नहीं मिलते थे। जब हम लोग NIRC में थे, हमने बैंकों से मिले, मीटिंग्स की, उनको बताया कि स्मॉल टाउन्स के अंदर ना मैक्सिमम प्रोप्राइटरी फर्म है और आप ढूंढ रहे हो कि पार्टनरशिप फर्म को देंगे। तब उन्होंने, कुछ बैंकों ने पॉलिसी बनाई कि जो FCA हैं वो ठीक है, आप एक लिमिट लगा सकते हो भी 5 साल के बाद हम जिनकी फर्मों की स्टैंडिंग हम कॉन्करेंट ऑडिट देंगे। तो ऐसा हमने किया। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा पूरे का पूरा फोकस स्मॉल फर्म्स के ऊपर रहेगा, और ये जो टेंडरिंग सिस्टम है मैं इसको ख़त्म कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और बैंक ऑडिट के जो कॉन्करेंट की फीसें हैं वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग। आज बैंक वाले क्या करते हैं कि 15 दिन का पीरियड चाहिए आपको। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 दिन का पीरियड बैंक में लगाएगा 10,000 रुपये के लिए। हम क्यों नहीं बोलते वहाँ पे, हम क्यों नहीं फीस बढ़ाने की बात करते? तो मैं मेंबर्स के लिए काम करूँगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो आपने एक बात बोली थी कि NIRC की मीटिंग लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, और आपने उस पर मेल भी लिखी थी। मेल नहीं, मैंने रेजोल्यूशन लेके आया, रीजनल काउंसिल के अंदर मैंने पास करवाया। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं रहेगी, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मुझे करने की ज़रूरत ही ना पड़ती ना। आप वहाँ देखते कि कौन मेंबर क्या काम कर रहा है। अगर आज सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग लाइव हो जाएंगी तो आपको पता तो चलेगा ना, जो आपके लिए आके कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, वो आपके लिए काम कर रहे हैं या अपनी फर्मों के लिए काम कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट की मीटिंग लाइव हो सकती है तो हमारे इंस्टीट्यूट की काउंसिल की मीटिंग लाइव क्यों नहीं हो सकती?
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी लाइव नहीं होती। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम अगर जीएसटी काउंसिल से अपने इंस्टीट्यूट की काउंसिल की मीटिंग को मिलाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे मेंबर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वहाँ कुछ एक पॉलिसी मैटर है। यहाँ ऐसा क्या है छिपाने को जो हम छिपाना चाहते हैं? क्या हम ये छिपाना चाहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े घरानों के लिए काम सोचा जाता है, बड़ी बड़ी फर्मों के लिए किया जाता है? ये तो प्रैक्टिकल है ना, सब कुछ है तो सामने लाओ। क्या ज़रूरत है कि हमें हर चीज़ को छिप के काम करने की? आज आप मिनट्स की कॉपी मांग के देख लो, मैंने एक बार मिनट्स की कॉपी मांगी थी तो मुझे बोला गया जी इतने पैसे जमा करा दो। क्यों भाई? मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी काउंसिल, उन्होंने क्या डिसीजन लिया मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हम उम्मीद करें कि अगर आप सेंट्रल काउंसिल जीत कर आएंगे तो आपके अंडर में अगर कोई कमेटी होगी तो उसके मिनट्स वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे? बिल्कुल, जब मैं शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ रहा हूँ तो मेरा तो पहला काम ही यही होगा। ये एक सवाल ये भी आता है, कई बार लोग स्पीकर और लीडर में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ डू यू थिंक, ये सवाल आपने भी सुना ही होगा, कुछ लोग स्पीकर को ही लीडर मानने लगते हैं। स्पीकर एक अच्छी आपको पढ़ा तो सकता है, लेकिन आपको लीड करेगा इस बात की गारंटी नहीं है। लीडर वो है जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके कि यस मेरे मेंबर को ये चाहिए। आज जीएसटी ऑडिट गया, क्या किया स्पीकर्स ने? अगर यही जाके गवर्नमेंट को बताते कि भाई जिनका ऑडिट हुआ है उनके 9C के अंदर जो हमने ऑडिट किया, उनके 9 के अंदर, या जो जिनका ऑडिट नहीं हुआ उनका कंपैरिजन शीट उनको दी होती भी कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। हमारा काम रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, लेकिन हमने जब अपने ऑब्जेक्शन लगाए भी ये कमियाँ थी, तभी तो वो गवर्नमेंट को आया ना रेवेन्यू। तो क्यों नहीं बता पाए वो? लीडर वो है जो आपके लिए लड़ेगा, टीचर वो है जो अपने काम के लिए लड़ेगा। Thank you. It was a pleasure talking with you. I wish all the good wishes to you. Thank Hope you. so. Thank you.